नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं सारा देश 100 खबरें। आज सुपरस्टार सलमान खान की किस्मत का फैसला होने वाला है। जोधपुर की सेशन कोर्ट आज अवैध हथियार के शिकार के मामले में सलमान खान के बारे में फैसला सुना सकता है। सुनवाई के दौरान सलमान को कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी है। 16 साल पुराने मामले में अगर सलमान को दोषी पाया जाता है तो उनको 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सलमान पर साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में चिंकार और काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। आरोप है कि जिन हथियारों से शिकार किया गया उसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था। 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में फॉरेस्ट विभाग ने आर्म्स एक्ट के तहत 2 काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया था। केस की आखिरी सुनवाई 5 फरवरी को खत्म हुई। पुलिस ने 15 अक्टूबर को जोधपुर में होटल में सलमान के कमरे से ये हथियार बरामद किए थे। सलमान खान की बहन अलवीरा ने कोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई पुलिस के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त के नोटिस का हवाला दिया था और कहा था कि जब हथियार बरामद किए गए थे तब लाइसेंस की अवधि खत्म नहीं हुई थी। अलवीरा ने उस समय के पुलिस उपायुक्त को बतौर गवाह बुलाने की मांग की थी। कोर्ट ने अलवीरा की बात को रिकॉर्ड में ले लिया था, लेकिन पेशी की मांग नहीं मानी थी। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 1998 में सलमान के खिलाफ काले हिरण शिकार के 3 केस दर्ज हुए थे। इनमें से 2 में सलमान को सजा हो चुकी है और तीसरा अभी विचाराधीन है। और लाइसेंस खत्म होने पर भी हथियार रखने के चौथे केस में अब तक फैसले का इंतजार है। आरोप है कि सलमान ने 27 सितंबर 1998 को भवाद में हिरण का शिकार किया था। इस मामले में सलमान को 1 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित है। दूसरा केस घोड़ा फार्म 28 सितंबर की रात 2 हिरणों के शिकार का है। इस मामले में 5 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन अपील हाई कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा तीसरा केस 1 अक्टूबर 1998 को कांकड़ी में काले हिरण के शिकार का है। इस मामले में CGM की कोर्ट में गवाहों के बयान हो रहे हैं। चौथा केस अवैध हथियार का है। आरोप है कि 22 सितंबर 1998 को हथियारों के लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी रिवॉल्वर और राइफल से उन्होंने शिकार किया। इन आरोपों में सलमान खान पुलिस और न्यायिक हिरासत में 18 दिन जोधपुर जेल में बिता चुके हैं। इस दौरान जेल में सलमान खान को कैदी नंबर 210 के नाम से जाना जाता है। घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 6 को 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई और उन्होंने 6 दिन जेल में बिताए। उसके बाद सेशन कोर्ट ने भी सजा की पुष्टि की थी और तब वो 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहे थे। आर्म्स एक्ट केस में कुल 18 गवाह हैं। इनमें से मुख्य गवाह है इंस्पेक्टर सत्यवीर तिवारी, जो शूटिंग के दौरान सलमान के साथ सुरक्षा इंतजाम में तैनात थे। छेगाराम और शेराराम शिकार के दौरान मौजूद चश्मदीद बताए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर गणपत सिंह ये मेडिकल बोर्ड के मुखिया हैं। मुंबई पुलिस के ACP विजय नारायण पंडित, वन विभाग के DFO ललित कुमार बोड़ा, इन सब की गवाही महत्वपूर्ण है। सरकारी पक्ष या बचाव पक्ष फैसले से पहले वन विभाग के 3 गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाने की मांग रख सकता है। अगर जज ये मांग मानती है तो ये फैसले में देरी हो सकती है। और अगर सलमान को सजा होती है और जेल आने की नौबत आ जाती है तो एक बार फिर सलमान को जोधपुर की जेल के उसी टॉयलेट से काम चलाना पड़ेगा जिसकी बिगड़ी हालत देखकर बाहर जाते ही रिपेयर का उन्होंने वादा किया था। प्रदीप जैन बिल्डर हत्या मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को आज विशेष टाडा कोर्ट सजा सुनाएगी। 1995 के इस हत्याकांड में अदालत पहले ही सलेम को दोषी ठहरा चुकी है। इसी मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था। आपको बता दें, अबू सलेम के वकील के मुताबिक पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती। उसे अधिकतम 25 साल तक की सजा दी जा सकती है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विपक्ष के विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार को अब सहयोगी शिवसेना की तरफ से भी झटका लगा है। भूमि अधिग्रहण बिल पर शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि शिवसेना किसान विरोधी किसी भी अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी। बता दें कि इससे पहले खबरें आ रही थी कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना के साथ सहमति बन गई है। हालांकि शिवसेना के कुछ सांसद, जिनमें श्रीकांत शिंदे और अरविंद सावंत शामिल थे, एनडीए पार्लियामेंट्री बैठक में पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने अभी तय नहीं किया है कि क्या करना है। और विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच सरकार ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश कर दिया। बिल पेश होते ही सदन में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया।
उधर टीएमसी ने बिल को किसान विरोधी बताया। टीएमसी सांसदों ने संसद के मुख्य दरवाजे पर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन से टीएमसी के दो महत्वपूर्ण चेहरे दिनेश त्रिवेदी और मुकुल रॉय गायब रहे। भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाए जाने को लेकर राज्यसभा में सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। अरुण जेटली ने विपक्ष से कहा कि उन्होंने अध्यादेश को ठीक से पढ़ा नहीं है, इसीलिए विरोध किया जा रहा है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने अध्यादेश लाए जाने का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार से ज्यादा अध्यादेश कांग्रेस की सरकार में जारी किया गया था। जेटली ने भूमि अधिग्रहण कानून से किसानों को फायदा होने की भी बात कही है। राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। वहीं अध्यादेश पर बोलते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे उद्योगपतियों के हित में बताया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने सरकार को घेरते हुए अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर मचे हंगामे के बीच पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों और नेताओं को कानून में किए गए बदलाव का पूरी दृढ़ता के साथ बचाव करने की सलाह दी। पीएम ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों से भी इस पर सलाह ली गई थी। इस बीच भूमि अधिग्रहण के संशोधित बिल के विरोध में जंतर मंतर पर किया गया अन्ना का 2 दिनी आंदोलन खत्म हो गया। अन्ना ने अध्यादेश के खिलाफ तख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि आने वाले 3-4 महीनों में किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। अन्ना ने ऐलान किया कि अगर 4 महीने में न्याय नहीं मिला तो रामलीला मैदान में जेल भरो आंदोलन होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आंदोलन में शामिल हुए और भूमि अधिग्रहण कानून को धोखा बताया। और आज अन्ना हजारे दिल्ली सचिवालय जाएंगे, वहां विधायकों और मंत्रियों से बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को राज्य सचिवालय आने का न्योता दिया है। केजरीवाल का मानना है कि अन्ना विधायकों और अधिकारियों को प्रेरणादायक बातें बता सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अन्ना जी 10 मिनट के लिए हमारे सचिवालय में चरण रखेंगे तो हमारा सचिवालय शुद्ध हो जाएगा। और केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विरोध किया है। नीतीश का कहना है कि ये किसानों, गरीबों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के विरुद्ध है। नीतीश का कहना था कि ये केवल खास कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए है। नीतीश ने पूछा है कि इस अध्यादेश को इतनी जल्दबाजी में क्यों लाया गया। जेडीयू इसका विरोध करती है। नीतीश ने कहा कि हमारी मांग है कि इस अध्यादेश को फौरन वापस लिया जाए। और आज दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पहले इस प्रदर्शन की अगुवाई राहुल गांधी को करनी थी, लेकिन उनके छुट्टी पर चले जाने के बाद अब प्रदर्शन की अगुवाई अहमद पटेल और जयराम रमेश करेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की इस रैली में किसानों समेत कई अन्य संगठनों के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इलाहाबाद में भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में अन्ना के समर्थन में जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे। कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया और कहा कि अन्ना के आह्वान पर वो भी आंदोलन करेंगे। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल कैबिनेट की अहम बैठक है। दिल्ली सरकार बिजली और पानी को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। बिजली और पानी पर चुनावी वादों के पूरा होने के पहले केजरीवाल सरकार ने एक और नया शिगुफा छोड़ा है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार ने कहा कि इस बार दिल्ली का बजट नेता या अफसर नहीं बल्कि जनता बनाएगी। दिल्ली की नई सरकार इस बार बजट के पहले राजधानी के कम से कम 10 विधानसभा इलाकों में लोगों के घर घर जाकर उनकी जरूरतों, समस्याओं और प्राथमिकताओं को लेकर उनकी राय लेगी और अंत में उन मुद्दों को सरकार अपने बजट में शामिल करेगी। वहीं सत्र के दूसरे और आखिरी दिन उपराज्यपाल नजीब जंग ने विधानसभा में केजरीवाल सरकार की योजनाओं का खाका पेश किया, जिसमें सस्ती बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त वाईफाई जैसी योजनाएं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना दूसरा जनता दरबार बुधवार से शुक्रवार के बीच रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बाबत गाजियाबाद जिला प्रशासन के पास अर्जी दी है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने जनता दरबार के आयोजकों को सलाह दी है कि वे कुछ लोगों और समूह विशेष को वीआईपी एंट्री न दें, वरना इससे अफरा तफरी मचती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के छुट्टी पर चले जाने के बाद पार्टी में एक बार फिर प्रियंका गांधी को लाने की मांग उठ रही है। इलाहाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के जरिए प्रियंका को लाने की मांग की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। व्यापम भर्ती घोटाले में एसटीएफ ने राज्यपाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि राज्यपाल ने अपने गृह जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से 2 लोगों को फर्जी तरीके से पुलिस कांस्टेबल बनाया। उधर एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर दावा किया कि वो एसआईटी के सामने असली एक्सेल शीट पेश कर सकते हैं।
बहुचर्चित व्यापम घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमला तेज करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एसआईटी अध्यक्ष को एक पेन ड्राइव सौंपी। दिग्विजय सिंह के मुताबिक इस पेन ड्राइव में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास सहित उनके कर्मचारियों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल है। सिंह ने इसकी जांच कराने की मांग की है। शिवराज राज्यपाल पर एफआईआर दर्ज होने के सवाल पर खामोश रहे, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शिवराज के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना चाहती है और जवाब सुनने के लिए राजी नहीं। उधर जम्मू कश्मीर में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। यहां पर पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुलाकात के बाद गठबंधन सरकार बनाने का ऐलान किया गया। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद नई सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। कल इस सिलसिले में मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात हो सकती है। और वित्तीय वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष घोषित करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का 3 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट पेश किया। 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव फतेह करने की कोशिश की झलक इस बजट में खास तौर पर दिखाई देती है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। लगातार किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के हमले झेल रही मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आखिरकार किसानों की सुध ली। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ मंथन के लिए एक बैठक बुलाई। अयोध्या विवाद में सुलह की महंत ज्ञानदास की कोशिशों को निर्मोही अखाड़ा ने तगड़ा झटका दिया है। महंत ज्ञानदास के सुलह के फॉर्मूले में निर्मोही अखाड़ा ने खारिज कर दिया। निर्मोही अखाड़ा हिंदू पक्ष का मुख्य पक्षकार है। बिना निर्मोही अखाड़ा को विश्वास में लिए सुलह संभव नहीं है। निर्मोही अखाड़ा वहां राम मंदिर ही बनवाना चाहता है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार का चेहरा बदलने की कवायद तेज हो गई है। सूबे में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की होर्डिंग से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का चेहरा हटा दिया गया है और वहां नीतीश की तस्वीर लगाई जा रही है। उधर झारखंड सरकार ने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी डीके पांडे को राज्य का नया डीजीपी बनाया है। उन्होंने मंगलवार को इस पद पर योगदान दिया। निवर्तमान डीजीपी राजीव कुमार को डीजी प्रशिक्षण के पद पर तबादला उनका कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे हुए पर्यावरणविद और नोबेल पुरस्कार विजेता आर.के. पचौरी ने आईपीसीसी के चेयरमैन के पद से अपने इस्तीफा दे दिया है। पचौरी पर संस्थान में ही काम करने वाली एक महिला साथी ने 18 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने पचौरी पर ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाया। पचौरी पर छेड़छाड़ संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देश भर में स्वाइन फ्लू अब तक 875 जान ले चुका है। पूरे देश में करीब 15,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। राजस्थान के जोधपुर में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। जिले में स्वाइन फ्लू के चलते मौत का आंकड़ा 63 पहुंच गया। इस इलाके में अब तक 530 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वाइन फ्लू से हुई लगातार 2 मौतों के बाद कलेक्टर ने जिले में अलर्ट जारी करते हुए शहरी क्षेत्र में सुअरों के विचरण पर रोक लगाने के लिए नगर पालिका को आदेश दिया। लेकिन आदेश के बाद भी शहरी इलाके में सूअरों का जमावड़ा जस का तस है और अलर्ट जारी होने के बावजूद सूअरों की संख्या बढ़ रही है। स्वाइन फ्लू फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वाइन फ्लू से बीमार महिला की मौत हो गई है। जिले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 दिनों में बीमार महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वाइन फ्लू और पीलिया के बढ़ते खतरे पर चिंता जाहिर की है। रमन सिंह का कहना है कि दोनों घातक बीमारियों से लड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुंबई में मौजूद उद्योगपति विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर के दफ्तरों को एसबीआई ने सील कर दिया। विलेपार्ले पर मौजूद किंगफिशर की 17,000 स्क्वायर फीट के दफ्तर को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया। किंगफिशर कंपनी पर 6,800 करोड़ की देनदारी बाकी है। स्कूलों में जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। अदालत ने तमाम पक्षों से इस मामले में अपने सुझाव 1 हफ्ते में पेश करने को कहा था। 7 मेंबर्स की कमेटी के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। और अब दिल्ली में जल्दी ही ई रिक्शा को आधिकारिक तौर पर चलाया जाएगा। कई महीने की अनिश्चितता के बाद दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा के लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अमरीकी रेडियो टैक्सी सेवा उबर को लाइसेंस लेने के लिए अपने आवेदनों का पूरा ब्यौरा देने की आज आखिरी तारीख है। राष्ट्रीय राजधानी में अपनी कैब चलाने को लेकर उबर ने अब तक पूरा ब्यौरा मुहैया नहीं कराया है। ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसका आवेदन खारिज होगा। एप बेस्ट टैक्सी सर्विस पर दिल्ली में रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्यों दौड़ रही है ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस। 4 हफ्ते पहले मांगे जवाब पर आज अदालत सुनवाई करेगी। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम केस में गवाह राहुल सचान का बयान आज जोधपुर की कोर्ट में दर्ज होगा। राहुल सचान पर 13 फरवरी को कोर्ट परिसर में आसाराम के समर्थक ने चाकुओं से हमला कर दिया था। दूरसंचार नियामक ट्राई ने इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज में कटौती करने की घोषणा की। ट्राई ने मोबाइल फोन से की जाने वाली कॉल पर आईयूसी 20 पैसे से घटाकर 14 पैसे कर दी है। इसके साथ ही ट्राई ने लैंडलाइन फोन से कॉल करने पर लगने वाला आईयूसी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ट्राई की इस घोषणा के बाद मोबाइल फोन और लैंडलाइन से की जाने वाली कॉल दरें पहले के मुकाबले हो जाएंगी। ट्राई के इस कदम से वीडियोकॉन, एटीएस, यूनिनॉर और रिलायंस जैसे कई सारे ग्रुप्स को मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक भारत और फ्रांस हजारों करोड़ रुपए के राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर रुकी बातचीत मार्च तक अपने मुकाम तक पहुंचेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भारत के दौरे पर आए फ्रांस के रक्षा मंत्री जॉन-वेस ले ड्रायन को भरोसा दिलाया है। इंदौर में लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्साइज के एक कांस्टेबल के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान जायसवाल के पास से 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। उधर रायपुर में राज्य में आदिम जाति विकास विभाग के छात्रावासों की हालत बदतर है। जांजगीर चांपा जिले में छात्रावास में बनने वाले खाने पर जहर मिलाने का मामला सामने आया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं तेजस्वी और पंकज के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी चर्चित डकैत रही फूलन देवी की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है। हत्या का दोषी करार शेर सिंह राणा अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुका है। 8 अगस्त 2014 को निचली अदालत ने इस मामले में हत्या के 10 और आरोपियों को रिहा कर दिया था, जिनके खिलाफ सजायाफ्ता शेर सिंह राणा ने याचिका दायर की थी। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के वक्त फूलन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद थीं। उधर सिरसा में मौजूद डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम के 400 अनुयायियों को नपुंसक बनाए जाने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेशों पर रोक लगाने की मांग से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत मामले की अगली सुनवाई आज करेगी। डेरा प्रमुख राम रहीम पर आरोप है कि अपने अस्पताल में चिकित्सकों की मदद से 400 अनुयायियों को नपुंसक बनाया गया था। एक पीड़ित ने आरोप लगाया था कि नपुंसक बनाने के बाद उनसे कहा गया था कि अब वे डेरा प्रमुख के जरिए साक्षात भगवान को महसूस कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। इस हादसे में प्रेमी की मौत हो गई। अलवर जिले के नीमराणा में 2 युवतियों ने चोरी की कोशिश कर रहे 2 चोरों की जमकर धुनाई की। चोरी में सफल नहीं होने के बाद चोरों ने युवतियों को छेड़ने की भी कोशिश की। अलवर जिले के नीमराणा में 2 युवतियों ने चोरी की कोशिश रहते यहां पर अपनी बहादुरी दिखाई। मुंबई से सटे पनवेल में एक 12 साल के छात्र ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि टीचर से पिटने के बाद गौरव नाम के छात्र ने जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि पढ़ाई को लेकर टीचर ने गौरव को डांटा, जिसके बाद गौरव ने टीचर के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। गौरव के व्यवहार से आहत टीचर ने उसकी पिटाई की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी रेलवे क्रॉसिंग पर एक बुजुर्ग ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक साइकिल सवार छात्रा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। हालांकि मौका पाकर ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने जौनपुर वाराणसी मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम कर दिया। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद ही ये जाम खुल पाया। मुंबई के पौष इलाके में जुहू में एक 50 साल की महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव बाथरूम में पड़ा मिला है। महिला के पति बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं।
हत्या के वक्त महिला घर में अकेली थी। हत्या के बाद से घर में काम करने वाला नौकर गायब है। पुलिस का कहना है कि घर से लाखों की ज्वेलरी और कैश भी गायब है। भिंड में 3 रुपए किराए मांगने को लेकर एक ऑटो चालक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिजनों ने शव को एसपी ऑफिस के बाहर रखकर नेशनल हाईवे 92 पर चक्का जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल में बंद पड़ी कोयला खदान में मिट्टी खिसकने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में खदान प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप है। पिता की शराब की लत से परेशान एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां, नानी और नाना के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। आरोप है कि उन्होंने हत्या के बाद सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक टेम्पो और बस में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो सड़क से दूर जा गिरा। हादसे में टेम्पो में सवार लोगों में से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने छापेमारी के दौरान खेत में लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। इस दौरान पुलिस के हाथ 1 किलो 400 ग्राम तैयार अफीम भी लगी। पुलिस का कहना है कि बरामद अफीम की कीमत लाखों में है। वहीं स्थानीय एसपी ने आशंका जाहिर की है कि इस मामले में नक्सलियों की मिलीभगत हो सकती है। और बिहार के गया में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग धमाके के जरिए सीआरपीएफ की गाड़ी उड़ा दी। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई।